अब हम पढ़ेंगे मेन्स रोल इन इकोसिस्टम। एक मेन का क्या रोल होता है इकोसिस्टम में। इससे पहले हमने कुछ ऐसे इलाके पढ़े हैं, डिज़र्ट हो गया, टंड्रा हो गया, उसका हम ओवरव्यू लेते हैं। डिज़र्ट हमारे पास क्या था, एक ऐसा रीजन जहाँ पे रेनफॉल कम हो और एवापोरेशन ज़्यादा हो। एवापोरेशन वहाँ पे ज़्यादा हो। फिर हमने टेम्परेचर की बेसिस में इसको हॉट एंड कोल्ड में डिवाइड कर दिया। हॉट हमारे पास कौन सा था, सहारा, एंड कोल्ड जो हमारे पास था गोबी डिज़र्ट था। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स बस याद कर लें। और इससे पहले हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम पढ़ा था। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो मेन पॉइंट थी कि वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स थे वो मेनली ब्रेड बास्केट थे, ब्रेड बास्केट। अब हमने पढ़ा है टंड्रा। टंड्रा में जो मोस्टली होता है रिप्रोडक्शन नहीं होती क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, शॉर्ट सीजनिंग होती है। टंड्रा में फिर हमने दो में डिवाइड कर दिया था, आर्कटिक एंड अल्पाइन टंड्रा। ठीक है, आर्कटिक और अल्पाइन। आर्कटिक में हमें वो मिल रहा था फ्रोजन सॉइल, जिसको हमने नाम दिया था पर्मा फॉरेस्ट। ये अल्पाइन में नहीं मिल रहा था हमें। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हम बस डिस्कस कर रहे हैं। और टंड्रा में जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे मोस्टली हर्ब्स और श्रब्स थे। क्यों ये थे, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट ही पीरियड में रिप्रोड्यूस कर जाते थे। कंज्यूमर्स जो थे मोस्टली हमारे पास माइग्रेटरी थे। कंज्यूमर्स माइग्रेटरी क्यों, क्योंकि कोई इसमें रह ही नहीं पाता, क्योंकि मिड समर में टोटली लाइट होती है एंड जो मिड विंटर में होती है डार्क होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो सर्वाइवल करना प्लांट्स के लिए भी एनिमल्स के लिए भी मुश्किल होता है। अब हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम में मेन का क्या रोल है। बीइंग ओमनीवोरस मेन, क्योंकि हम गोश्त भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, इज़ एट द फाइनल ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन। हम ओमनीवोरस हैं, इसीलिए हम फूड चेन में लास्ट में आते हैं। हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, फिर ओमनीवोर्स। थस मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम कैन बिकम हेल्पफुल इन सॉल्विंग द फूड प्रॉब्लम्स। इसलिए जो इकोसिस्टम की मेंटेनेंस होती है वो नेसेसरी है ताकि जो फूड प्रॉब्लम्स हो वो इतनी ना हो। दो द शॉर्टेज फूड चेन लूजेस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी बट कॉम्प्लिकेटेड। अगर फूड चेन छोटी होगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम निकलेगी, ज़ाया कम होगी, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। Waves provide stability to ecosystem because if a link such as primary consumer are distributed in a food chain, the whole chain is disrupted. However, food wave provides an alternate pathway for survival of a community. Hence, greater number of cross links ensure stability of an ecosystem. Interlink करना ज़रूरी है। अगर हम फूड चेन में होल प्रोड्यूसर्स को रख देते, वो प्रोड्यूसर जो कि अगर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को रख दें, वो प्रोड्यूसर जो कि बना रहे थे, अगर हम कंज्यूमर्स को रखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, तो वो पूरे प्रोड्यूसर्स को खा जाएंगे, तो फूड चेन हमारी डिस्टर्ब हो जाती। और इसीलिए हमने अल्टरनेट पाथवे रखा है। फूड वेव मींस मिक्सिंग, हम कहते हैं मिक्स इकोसिस्टम हमने बनाया है एंड मिक्स फूड चेन हमने बनाई है। Man's role in ecosystem is of great importance, such as use of pesticide is a common practice throughout the world. Man का जो रोल होता है इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, मीन्स प्लांट्स को बचाने के लिए। अगर उनको कोई फंगस बैक्टीरिया लग गया तो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रोल है। अ पेस्टिसाइड नॉट ओनली किल पेस्ट बट आल्सो देयर प्रीडेटर्स। पेस्टिसाइड उसको ही नहीं किल करती, बस जहाँ से वो आया है उसके प्रेडेटर्स मींस एंसेस्टर या उसके पेरेंट्स हम कहें, उसको ही किल कर देती है। थस आफ्टर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पेस्ट में बी रीडेवलप्ड इन एन इकोसिस्टम बट द नेचुरल एनिमीज आर नॉट देयर टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन एंड सो दे मे काज नो हार्म टू कम्युनिटी। पेस्टिसाइड के बाद में भी पेस्ट रीडेवलप हो जाए, लेकिन जहाँ से वो आते हैं उसके एनिमीज असल जो उसको पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे थे वो मर जाते हैं, इसीलिए फिर इतना हार्म नहीं होता कम्युनिटी को। अब सम पेस्टिसाइड्स देखते हैं। सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT पाउडर कहते थे हम, आपने इंग्लिश में शायद पढ़ा होगा, इंटर में होगा। DDT पाउडर नाउ बैन कर दिया है इसको। इनकॉर्पोरेटेड इन ह्यूमन टिश्यूज द ऑर्गेनिक क्लोरीन 1.0 पार्ट पर मिलियन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ एग्स वाइल 30 to 40 पार्ट्स पर मिलियन आर लीथल टू बर्ड्स। DDT इसलिए बैन कर दिया क्योंकि वो ह्यूमन टिश्यूज़ में जा रहा था और अनफर्टिलिटी काज कर रहा था एग की, और मोर
लीथल था बर्ड्स के लिए, बर्ड्स मर रही थी इससे। दे एंटर इन टिश्यूज थ्रू फूड चेन एंड स्लोली मे एक्यूमुलेट टू डेंजरस लिमिट इन कंज्यूमर्स, क्योंकि अगर हम प्लांट्स को DDT लगा रहे थे तो अगर वो हम खाएंगे तो फूड चेन में हमारा आ गया और हमारे लिए वो खतरा हो रहा था, क्योंकि प्रोड्यूसर प्लांट्स है, कंज्यूमर्स हमें, तो हमारे लिए डेंजरस था। Therefore, the excessive use of pesticides is not only harmful for birds but also for plants and animals. Hence, man has a very important role in ecosystem, and unbalance in any component may harm the whole ecosystem. इसीलिए DDT जो हमारे लिए नहीं बल्कि प्लांट्स के लिए भी खतरा था, बर्ड्स के लिए भी, इसलिए मैन का ये इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं होता तो पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता। Similarly, the development of new strain is very common in pests which are more harmful at one end while resistant to pesticide at the other hand. उसके जो पेस्ट के जो न्यू स्ट्रेन थे वो डेवलप हो सकते थे, लेकिन वो प्रीडेटर से लेस हार्मफुल थे, इसीलिए रेजिस्टेंट थी पेस्टिसाइड्स को। द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू यूज बायोलॉजिकल कंट्रोल। मलेरिया इज वेरी कॉमन इन मोस्ट कंट्रीज। इट मे बी कंट्रोल्ड बाय ड्रेनिंग स्वैम्स और बाय स्प्रे ऑफ ऑयल etc, but introduction of such predators which feed on mosquito larva is the best biological control. इसीलिए कहा कि हम इनको कंट्रोल के लिए, इनकी कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल वे से हम इस्तेमाल करें। मलेरिया एक ऐसा पेस्टिसाइड है जो कि मोस्ट कॉमन फैल जाता है मुल्कों में। अगर हम उसको ड्रेन करें स्वयं से या कोई ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि उसके जो प्रीडेटर्स हों उनकी जो इंट्रोडक्शन ना हो सके, लेकिन अगर हम ये मेथड यूज़ करेंगे कोई ऐसा मॉस्किटो लार्वा इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि उस मलेरिया को खा जाए, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है और ये बेस्ट है। कोई ऑयल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और प्लांट्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा और प्लांट्स की वजह से कंज्यूमर्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पेस्टिसाइड्स आल्सो इफेक्ट द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल होती है। द नाइट्रोजन साइकिल इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस, इट मेंटेन्स द इकोसिस्टम। द बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ये हमने पूरी साइकिल पढ़ी थी कि कैसे अमोनिया नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और देन नाइट्रेट्स में कुछ एंजाइम्स में ऐड करते हैं, वो हमने लेक्चर में कर लिया था। which ultimately reduce the productivity of plants on one hand and increase the concentration of ammonia in the soil on the other hand. वो क्या करेंगे कि फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे और नाइट्रोजन में सॉइल को इंक्रीज कर देंगे, मीन्स हमें फ़ायदा हो रहा था। द एक्सेस अमोनिया इज़ आल्सो हार्मफुल फॉर इकोसिस्टम। अमोनिया हार्मफुल होता है, इसीलिए वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। थस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ कंपोनेंट डिसबैलेंस द इकोसिस्टम। सिमिलरली एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स द लीगल of phosphates are also toxic because they are drained off from the field to lakes where they enhance the algal growth and thus increase death or decay of algal population and ultimately increase the consumption of large quantity of oxygen. नाइट्रेट्स और फॉस्फेट भी हमारे लिए खतरा है अगर वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर वो पानी में मिक्स हो जाएंगे फिर वो लेक्स में चला जाएगा और उससे क्या होगा, अलगाए की ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। अगर अलगाए की डिक्रीज या डेथ भी हो रही है, डिके भी हो रही है, तब भी उससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि उसकी वजह से भी ऑक्सीजन की लार्ज कंजप्शन होगी उस एरिया में जहाँ पे नाइट्राइट्स और फॉस्फेट ज़्यादा हैं। This surface the environment and make it unhealthy for animals, so ultimately lakes may be become devoid of animals life. इसलिए यहाँ पे जो एरियाज है जहाँ पे इन कंपोनेंट्स की जो बढ़ जाती है तादाद, तो वहाँ पे एनिमल्स के लिए अनहेल्दी कंडीशन हो जाती है और मे बी एनिमल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑक्सीजन। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम में उनका रोल है कि वो ऑक्सीजन को डेवलप करते हैं। इफ़ पॉल्यूटेंट्स मेक ओशन अनफेवरेबल फॉर देम, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाए और ऑक्सीजन में पॉल्यूशन हो जाए, ओशंस में हो जाए, तो वो क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी, मे बी वो डेवलप ही नहीं कर सकें। देन अ लार्ज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट बी अवेलेबल टू मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेशो। अगर कंडीशन ओशन में अनफेवरेबल हो जाए तो फिर ऑक्सीजन डेवलप ही नहीं होगा और रेशो हम कैसे मेंटेन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का इस इकोसिस्टम में, विच विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे ह्यूमन लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और अदर ऑर्गेनिजम्स में भी।
एंड अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे करते हैं। हमने जब इकोसिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फ्लो ऑफ एनर्जी एंड रीसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। रीसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हमने किए थे बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब हम लास्ट आते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है। The autotroph and heterotroph are essential biotic components of an ecosystem। अब biotic components पढ़ें, और biotic components कौन से हैं? लिविंग components जो हमारे पास है वो होंगे autotroph और heterotroph। autotroph are mainly green plants, algae and some bacteria। autotroph कौन से होते हैं? मेनली हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, algae है एंड सम बैक्टीरिया हैं। दे कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर इट एज फूड एनर्जी। हेटरोट्रॉफ क्या करते हैं? डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफ फॉर देयर फूड, सो दिस फूड एनर्जी अल्टीमेटली रीचेज द एनिमल्स, फंजाई एंड अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं, पहले उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके और फूड एनर्जी के लिए वो मीन्स उसको जमा करके रखते हैं। हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए अल्टीमेटली जो फूड एनर्जी ऑटोट्रॉफ ने कन्वर्ट की थी वो एनिमल्स, फंजाई या नॉन ग्रीन प्लांट्स तक पहुंच जाती है। The energy which is absorbed by heterotroph is finally released in space either by loss of heat at various tropic levels or finally by death and decay of living things। जो एनर्जी ऑटोट्रॉफ एब्जॉर्ब करते हैं वो फाइनली रिलीज़ हो जाती है उनसे, या तो उनकी डेथ हो जाए या तो हीट की वजह से वो लूज़ कर दें। Thus in an ecosystem flow of energy remains continuous। कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि सनलाइट से एब्जॉर्ब की प्लांट्स ने, प्लांट्स से एनिमल्स को मिली, या तो प्लांट्स से इसी सॉइल में इसी इकोसिस्टम में लूज़ हो जाएगी, फिर कोई और यूज़ कर देगा उसे, इसलिए कंटिन्यूस है। either by heat at which various tropic levels or finally by decay and death of living organism। Thus in an ecosystem the flow of energy remains continuous। For further details see bioenergy चैप्टर जो है इसका, फिर हम उसमें आगे पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम फिर ज़्यादा कैसे होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वैल्यू माई एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।